नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीरी। 2024 की लड़ाई से पहले अलग अलग पार्टियों को अपने खेमे में लाने की कवायद तेज हो गई है। बिहार के दिग्गज नेता रहे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का अब एनडीए में जाना तय लग रहा है। आज चिराग पासवान की पार्टी ने पटना में बैठक करके गठबंधन पर फैसले का जो अधिकार है वो चिराग को सौंप दिया है। चिराग ने अभी तक हालांकि गठबंधन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से उनकी आज की मुलाकात से संकेत मिल जाता है कि वो किधर जाने वाले हैं। पहले जीतन राम मांझी और अब चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री से बिहार में 2024 का समीकरण बदलने की पूरी संभावना है, क्योंकि बिहार में दलित वोटर 16% हैं और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बिहार में दलितों के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं। सिर्फ दलित नेता ही नहीं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी जैसे पिछड़े नेताओं को भी एनडीए में जोड़ने की कवायद चल रही है और अगले कुछ दिनों में ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। यूपी में भी ओम प्रकाश राजभर को जोड़कर पूर्वांचल में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है 18 जुलाई के लिए, क्योंकि उस दिन दिल्ली में एनडीए की एक बैठक होने वाली है। 18 जुलाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दिन बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक भी हो रही होगी। इस तरह 18 जुलाई का दिन सरकार और विपक्ष के लिए शक्ति प्रदर्शन का है और यही वजह है कि हम पूछ रहे हैं 18 जुलाई पर नजर, कौन जाएगा किधर। सवाल यह भी है कि 2024 की रेस एनडीए के साथ कितने फेस, और सवाल यहां यह भी कि क्या चिराग से रोशन होगा एनडीए। बहस की शुरुआत सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक से पहले अब उन पार्टियों के लिए फैसले का वक्त है जिनके एनडीए में शामिल होने के कयास लग रहे हैं। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बैठक में गठबंधन को लेकर फाइनल फैसले का अधिकार चिराग पासवान को दे दिया गया है। इस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं और कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भी हुई है, पर एक फैसले के करीब हम लोग पहुंचने का प्रयास दोनों दल की तरफ से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी और हम लोगों की पार्टी की तरफ से भी। बट बहरहाल इस पे अंतिम मोहर, अभी कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग बाकी हैं, कुछ और क्लैरिटीज हैं कि गठबंधन पे जो भी फैसला हम लेते हैं वो उनको स्वीकार्य हो। भले ही चिराग ने आज एनडीए में शामिल होने का ऐलान नहीं किया, लेकिन ये तस्वीर साफ तौर पर इशारा करती है कि उनका अगला कदम क्या होगा। गृह राज्य मंत्री और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय ने चिराग की पार्टी की बैठक से ठीक पहले उनसे मुलाकात करके साफ संकेत दे दिया कि अब चिराग की घर वापसी तय है। भाई चिराग जी हमारे मजबूत नेता हैं। चिराग जी मजबूत नेता, इसमें कहाँ दो मत है। इनके पिताजी ने एक सुलझी हुई राजनीति की है, वह विरासत इनको मिली हुई है। चिराग जी हमारे मजबूत नेता है। बिहार में कयास ये भी लग रहे हैं कि चिराग मोदी सरकार के विस्तार के दौरान कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन चिराग ने फिलहाल इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। पर मैं पुनः दोहराता हूं, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पे ना लग जाए तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान में दूरी आ गई। इस वक्त बीजेपी ने चाचा को साथ रखा, लेकिन शायद अब बीजेपी को भी एहसास हो गया है कि रामविलास पासवान की विरासत की नुमाइंदगी चिराग पासवान ही करते हैं। उनका लौटना बिहार के दलित वोटरों को एनडीए की तरफ जोड़ सकता है, क्योंकि दलितों के एक और बड़े नेता जीतन राम मांझी पहले ही एनडीए से हाथ मिला चुके हैं। बिहार में दलित आबादी करीब 16% है। बिहार की 40 में से 13 सीटों पर दलित वोटर बेहद असरदार हैं। इन 13 सीटों पर दलित आबादी 3 लाख से ज्यादा है। बिहार की 6 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। 2019 में सभी 6 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। दलित नेताओं के अलावा बीजेपी बिहार से लेकर यूपी तक पिछड़े नेताओं को भी जोड़ने में लगी है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और यूपी में ओम प्रकाश राजभर के भी आने वाले दिनों में एनडीए में शामिल होने को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है।
यूपी में तो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर के भी एनडीए में शामिल होने की अटकलें लग रही हैं। हालांकि अंतिम तस्वीर 18 जुलाई यानी एनडीए की बैठक के दिन ही साफ होने की उम्मीद है। तो क्या चिराग से रोशन होगा एनडीए? क्योंकि जिस तरीके से नित्यानंद राय ने कहा कि हमारे बड़े नेता हैं और जो कवायदे हो रही हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष की कोशिशें एक तरफ और दूसरी तरफ अब एनडीए को भी मजबूत करने की कोशिशें तेज हो गई हैं और महत्वपूर्ण तारीख है वो 18 जुलाई, जब दोनों ही जगहों पर, चाहे दिल्ली हो चाहे बेंगलुरु हो, एक जगह महागठबंधन सारे विपक्षियों को एक करने की कोशिश, तो दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा मजबूत करने की कवायद होगी। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। कौन कौन से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, सबसे पहले मैं आपसे परिचय करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत हमारे साथ हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव को इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं और साथ ही धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी रामविलास भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अजय आलोक जी आपके साथ कर लेती हूँ। 18 जुलाई को आप लोग भी एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं, यहां पर नित्यानंद राय मुलाकात कर चुके हैं, तो सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे यही कि अब क्यों याद आ रही है चिराग पासवान, क्या जरूरी हो गए हैं? क्योंकि 3 साल का वक्त जो हमने देखा वो ऐसा था जिसमें कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था, फिर अब क्योंकि 2024 नजदीक है तो इसीलिए फैसला लेना पड़ रहा है। देखिए, स्वाभाविक है, चिराग पासवान सबसे पहली बात कि हमेशा से एनडीए के ही हिस्सा थे। अब उनके पार्टी में उनके चाचा जी के साथ उनके मतभेद हुए, उनकी पार्टी दो तरफ से हो गई, तो जो लोक जनशक्ति पार्टी जिसके 6 एमपीज होते थे उसमें 5 एमपीज एक तरफ रहे, अकेले चिराग रह गए। तो ये सब उनका इंटरनल अफेयर था, लेकिन कभी चिराग पासवान एनडीए से दूर नहीं हुए, प्रधानमंत्री जी से दूर नहीं हुए। बिहार चुनाव के दौरान आपको याद होता होगा, वो अलग लड़ रहे थे एनडीए से, लेकिन हमेशा कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री जी का हनुमान हूं। तो ना उनकी नजदीकियां कभी कम हुई और ना ही हमसे आत्मीयता कभी कम हुई। नहीं, लेकिन फासला तो बना कर रखा आप लोगों ने। शायद आप लोग भी ये फर्क नहीं कर पा रहे थे कि कौन असली और कौन नकली। वो हनुमान हनुमान करते रहे, लेकिन आप लोगों ने कभी उस तरह से ध्यान नहीं दिया, ये तो मानेंगे आप अजय आलोक जी? शिरीन जी, आप लड़ाई लगवा रही हैं या नहीं? मैं तो पूछ रही हूं आपसे, मैं पूछ रही हूं। बढ़े ये आपको समझ में आता है। जब मैंने कहा, हाँ, मैं तो कह ही रहा हूं कि हमारी आत्मीयता भी थी और हमारे संबंध भी थे, आगे भी रहेंगे। और उसी क्रम में नित्यानंद राय जी मिलने गए हैं और बहुत सार्थक वार्ता हुई है और बिल्कुल वो एनडीए का हिस्सा है ही। अब गठबंधन कैसे होता है, क्या होता है, ये शीर्ष नेताओं को तय करना है, वो समय आने पर तय हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग कहते थे कि एनडीए में सब सहयोगी छोड़ के जा रहे हैं, जरा उनसे पूछिए ना कि अब सब सहयोगी वापस कैसे आ रहे हैं। और आज की तारीख में 24 पार्टियों का कुनबा कैसे हो गया फिर से, जब सब कोई छोड़ के ही जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, ये ऐसी चीज है, ये 3 चीजों का मिश्रण जब होता है तो हर कोई आना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ पे ना परिवारवादी और ना ही करप्शन, 2 चीज की जगह नहीं है यहाँ पे, इससे उन लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। ठीक है, ठीक है। शक्ति यादव जी का रुख करती हूँ। शक्ति यादव जी, देखिए बिहार में 40 में से 13 सीटें ऐसी हैं जिन पर दलितों का प्रभाव सीधे सीधे वहां पर पड़ता है, बहुत प्रभावशाली वोटर्स हैं वहां पर। और 2 बड़े नेता मांझी पहले ही साथ आ चुके हैं और आप अब जानते हैं कि चिराग, जिस तरीके से कहा जा रहा है, खुद अजय आलोक कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए तो राह मुश्किल होने वाली है आगे। श्रीन जी, सबसे पहले तो आपका जो प्रस्तुतिकरण है डिबेट के पहले, मैं इसको अतिरंजनापूर्ण भी नहीं कहूंगा, क्योंकि थोड़ी कड़वी हो जाएगी। और दलितों के नेता हैं नहीं है, एक सार्वजनिक है, बताने की जरूरत नहीं है। कितना % वोट है, किसको कहां मिलेगा, अलग बात है। आदरणीय रामविलास पासवान जी जो देश में नेता रहे हैं, उनके साथ क्या सलूक हुआ मरणोपरांत तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। फैसले पार्टी के नेता लेते हैं अपने हिसाब से, जहां जिनको जाना है वो जाएंगे। लेकिन इतनी बात जो सत्य है ना कि जो विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने विश्वास तोड़ दिया वो विश्वासघात था क्या? और जो लोग आज चले गए, जिनके दल तोड़ करके 2 टुकड़े में तब्दील किए गए, वो तो बड़ा आत्मीयता था उनके साथ।
और विश्वासघात की बात जहां तक आ रही है तो 28 से 24 पर आप आए, वह भी पूरा 24 पूर्ण नहीं रहा। 28 पार्टियों की कुनबे थी एनडीए के अंदर में। हताश और निराश जो भाव है भाजपा नेताओं के मुखमंडल पर साफ साफ दिखता है 24 को लेकर के। बिहार एक ऐसी राजनीतिक प्रयोगशाला है कि अतीत को सिर्फ उदाहरण मान करके चलिए तो आने वाले कल आपको साफ साफ दिखेगा। और मेरा मानना साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को जो देश के साथ उसका तो ताजा उदाहरण अभी हम देख रहे हैं, जो कल किसके खिलाफ वो आज साथ में सरकार चला रहे हैं, उसका तो ताजा उदाहरण पूरा देश देख रहा है। वो शक्ति यादव जी आप क्या ही कह रहे हैं इस पर? ठीक है, मैं धीरेन्द्र जी का रुख कर लेती हूँ। धीरेन्द्र जी, अब तो ये चिराग पासवान ही साफ करेंगे कि आखिर कब वो फैसला लेने जा रहे हैं? आपके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे नेता राष्ट्र के लिए सदैव बोलते रहे और जब जब बिहार को आवश्यकता पड़ी है, देश को आवश्यकता पड़ी है, हमारे नेता ने मोदी जी और बीजेपी के कहने पर उनके लिए काम किया है। ऑफिशियली हम लोग कभी एनडीए में अभी तक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उपचुनाव में हमारे नेता ने प्रचार किया है भाजपा के आग्रह पे। आज जो परिस्थिति बन रही है, मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी ये अधिकार नहीं है कि मैं बोल दूं कि एनडीए में हूं कि कहां हूं, लेकिन इतना जरूर है कि एकाध दौर आते आते कभी भी इसका घोषणा इसकी हो सकती है। और मेरे नेता के लिए मंत्रिमंडल में जाना और एनडीए में जाना कब नहीं चिराग से रोशन हुआ है। एनडीए 2014 से ही चिराग से रोशन हो रहा है। अब तो बिहार को रोशन होने की बारी आ गई है। इसीलिए बिहार में जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है कि दूसरा चिराग जल गया है, लालटेन कहीं बंद न हो जाए, इस चक्कर में ऐसा बोल रहे हैं। कभी भी सत्ता के लिए हमारे नेता ने कोई ऐसा नीति नहीं बनाया कि किसी के साथ हाथ लगा के मिला लिए और कुर्सी पा लिए। अगर उनको कहीं पर मनभेद थोड़ा बहुत रहा भी होगा मतभेद, तो उन्होंने बिहार के लिए और देश के लिए सड़कों पे आवाज उठाते रहा है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि पर्सनली हमको कुछ बना दो, मंत्री बना दो या सत्ता में ले आओ। तो हमारे नेता का विजन बड़ा क्लियर है और बिहार और देश के लोग इसको जानते हैं और कम से कम एनडीए के सभी लोग तो बखूबी जानते हैं। विजन क्लियर है, लेकिन हरी झंडी मिली नहीं, और अब अगर मिल रही है तो फिर क्या ये मजबूरी के तहत मिल रही है? सवाल इसीलिए था। ठीक है, सचिन सावंत भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। सचिन जी, कोशिश आप लोगों की तरफ से जो भी हो रही हो, लेकिन जैसे ही मीटिंग से बाहर निकलते हैं विपक्षी दलों के नेता तो बिखरा बिखरा सा विपक्ष नजर आता है, और अब एनडीए तो खुद को मजबूत करने में लग गया है। क्या लग रहा है आपको, कैसे जोड़ेंगे खुद को और इसकी काट क्या होगी फिर आगे? देखिए दोनों जो एनडीए और यूपीए के अगर देखा जाए तो लक्ष्य को आप साझा नहीं कर सकते, क्योंकि एनडीए का लक्ष्य है कि किसी भी तरह से देश की सत्ता हासिल करे। हमारा लक्ष्य है देश के लिए संवैधानिक प्रक्रिया और लोकतंत्र को मजबूत करे। तो ये दोनों के अलग अलग लक्ष्य हैं। लेकिन जहां तक बात है एनडीए की, मैं भी ये समझता हूं कि आज जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, ये अवसरवादी राजनीति कितनी गहरी है और सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है, ये समझ सकता हूं मैं। अभी भतीजे को आग्रह कर रहे हैं या शायद उनके ऊपर एक आंख मिचोली का खेल चालू किया है उन्होंने, तो चाचा वहां चिल्ला रहे कि भतीजा एनडीए का पार्ट नहीं है, तो यह भी दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक जो मोदी जी की लोकप्रियता का एक गुब्बारा तैयार किया गया है, उसकी हवा कितनी कमजोर होती जा रही है, कम होती जा रही है, यह भी दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के चुनाव के बाद और जहां पूरी तरह से दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी साफ होती वो नजर आ रही है, बहुत सारे राज्यों में से सत्ता जा रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, अभी जो चुनाव आएंगे वहां भी भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, तो मोदी जी की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। तो इसी वजह से जो पुराने साथी छोड़ दिए गए हैं, किस हालात में छोड़ दिए गए हैं, वो छोड़कर अभी उनको साथ में लेने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि मोदी जी की लोकप्रियता कितनी खोखली है, ये इससे साबित होता है। नहीं, लेकिन कोशिशें आप कह रहे हैं कि जो साथ छोड़कर चले गए अब वो एक फिर से एक मंच पर आते हुए दिख रहे हैं ना। हालांकि 18 जुलाई को साफ होगा। इसका जवाब अजय आलोक जी से लूंगी, लेकिन हमारे साथ रामकृपाल जी भी हैं। एक बार रामकृपाल जी से कमेंट ले लूं, फिर अजय आलोक जी के पास आती हूँ। रामकृपाल जी, क्या लग रहा है ये कवायद एनडीए को फिर से मजबूत करने की कितनी सफल होगी? देखिए सिरीन जी, बरसात का महीना है, सुबह से तमाम खबरें मिल रही हैं कि किस तरफ हुआ होगा। राजनीति में भी एक तरह से बरसात हो रही है और सीधे सीधे जिसकी बड़ी छतरी होगी उसके नीचे लोग जा रहे हैं बारिश से बचने के लिए।
अब एक तरफ जो है वो 300 सीटों वाली छतरी है, दूसरी तरफ पता ही नहीं चल रहा है कि किसकी छतरी खुलेगी। 45 सीट वाली छतरी खुलेगी या 10 सीट वाली या 7 सीट वाली। तो एक स्वाभाविक है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि एनडीए बुला रही है, एनडीए एक ऐसा चुंबक, बीजेपी की ऐसी चुंबक हो गई है जहां बीजेपी को किसी के पास नहीं जाना है, लोग बीजेपी के पास खींचते हुए आ रहे हैं। आप जैसा कि आलोक भाई ने कहा, आपने सुना होगा कि चिराग पासवान शुरू से कहते रहे कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं। तो सवाल इस बात का, चिराग को ये तो एक औपचारिक घोषणा है कि उनको करना है, वो तो कभी भी मोदी जी से अलग ही नहीं हुए थे, तो स्वाभाविक है उनका आना। जीतन राम मांझी जो आए हैं वो अलग बात है। तो एक तरफ जो विपक्ष जोड़ने चला था, उनके अभी मीटिंग भी नहीं हुई है, एक लंच जरूर हुआ था, उससे पहले ही छिटक छिटक कर लोग तो इधर आ रहे हैं। अब 17 और 18 तारीख है, फैसला हो जाएगा। एक हफ्ते 9 दिन की बात और है, दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैंने जैसा कहा, देखिए सीधी बात है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात कह रहे थे कि बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, एनडीए। मैं कहता हूं कि भैया आप क्या सत्ता में नहीं आना चाहते? आप संविधान की रक्षा सत्ता से बाहर रह के करेंगे तो करते रहिए। सीपीएम यही 72 साल से कर रही है, उसे सत्ता में नहीं आना है। तो एक तो आप निगेटिव, आपका जो नैरेटिव है वो निगेटिव है कि आप बीजेपी सत्ता की भूखी है। सही बात है, जो राजनीति में है वो सत्ता के लिए ही लड़ते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी हमेशा सत्ता की लड़ती थी। ठीक है, तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है, लोगों के वचन से भी देख लीजिए। एक तरफ मायूसी है, संविधान बचाने जा रहे हैं। ठीक है सर, सचिन जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। सचिन जी जल्दी से, फिर अजय आलोक जी के पास जा रहे हैं। सचिन जी इस पर शायद कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। सचिन साहब देखिए, रामकृपाल जी देखिए, सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य मैं उसकी बात कर रहा था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप कह रहे हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए आप पार्टी तोड़ी जा रही है, ईडी पुरुष जागरूक हो चुके हैं, सब जगह पे ईडी की रेड मारी जा रही है। और जहां तक शिवसेना जैसी पार्टी और राष्ट्रवादी जैसी पार्टी हो, जिनके ऊपर आरोप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, अभी 5 दिन पहले लगा था 70,000 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार जो एनसीपी ने किया, ऐसा आरोप जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लगाया, उनको साथ लेते हुए उनको शर्म नहीं आ रही है। तो ये सत्ता का लक्ष्य है इनका। ये देखिए, तो अनैतिकता अगर माध्यम होगा तो वो नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं इस देश की संविधान की रक्षा करें, हम देश चाहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करें, इसलिए सत्ता में आना चाहते। तो ये लक्ष्य दोनों को आप बराबर नहीं तोड़ सकते, ये ध्यान दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपना कुनबा मजबूत करेंगे आप? शिरीन जी सही बात है, हम राजनीतिक दल हैं और हम सत्ता में आना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक रत्ती भी लेश मात्र इसमें झूठ नहीं। लेकिन हम सत्ता में आना चाहते हैं देश के लिए काम करने के लिए, अपने आप को खपाने के लिए, और खपा के हमने सत्ता पाई है। कोई बैठे बिठाए हमें परिवार में सत्ता नहीं मिल गई। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे, अपने बहुमत पे पहली बार 2014 में सत्ता आई, उससे सत्ता में आई। और इस 9 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, उसके देश की सूरत और सीरत दोनों बदल गई है। हम सत्ता में इसलिए नहीं आना चाहते कि हमें एक परिवार का भला करना है, हम सत्ता में इसलिए नहीं आना चाहते कि हमें देश को गुलामी की मानसिकता में 75 साल ले जाना है, हम सत्ता में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि ब्रिटिश की कॉलोनियल मानसिकता का शिकार होकर हम चलते चले। हम सत्ता में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि हमें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। हम सत्ता में, तो फिर पूछा जाएगा ना आपसे कि जिन लोगों को आप भ्रष्टाचारी करते कहते रहे, आज उनके साथ सरकार में बैठे हुए हैं। नहीं, मैं ये सब ऐसा बिल्कुल नहीं है। 70,000 करोड़ रुपए का एनसीपी पे हमारा भ्रष्टाचार का आरोप है और वो आरोप हमने नहीं लगाया, उसकी जांच चल रही है बकायदा। अजीत पवार की अगर आप बात करते हैं, अजीत पवार की बात करते हैं, तो जो इतना जोर से ठहाके लगा के हंस रहे हैं, महा विकास आघाड़ी की सरकार बनी थी तो 72 घंटे के अंदर सचिन सावंत जी की पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, उन्होंने अजीत पवार को क्लियरेंस दी थी। 2 ईडी के केस चल रहे थे, एक ईडी केस में क्लियरेंस हो गई, दूसरे में जांच चल रही है। ना बचा रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं, गलत बात, झूठ मत बोलिए। देखिए, झूठ नहीं बोलना है। 1 मिनट नहीं लगेगा सरकार अगर जलन से बाहर जाने में। 1 मिनट बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। एक परिवार के लिए, एक परिवार के लिए सत्ता नहीं है, एक परिवार के लिए सत्ता नहीं है। गांधी परिवार की सोच से भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है। जो नेहरू की सोच हुई कि 100 साल एक विजन था कि मैं सत्ता में आया हूं तो अगले 100 साल तक मेरे ही परिवार का, मेरी बेटी या उसका बेटा वही रहे, और उसके हिसाब से उन्होंने हिंदुस्तान बनाया। इसलिए हिंदुस्तान की प्रगति इतनी कम हुई। 9 वर्षों में जो प्रगति हमने की है,
वो 75 वर्षों से दोगुनी से ज्यादा रफ्तार से। किस बात से जलन है भाई? हमारी प्रगति की, देश की प्रगति की रफ्तार से जलन होने लगी है कांग्रेस पार्टी ठीक है, अब जवाब लेते हैं सचिन जी जल्दी से। सत्ता में नहीं आएंगे, यहाँ झाल बजाने आए। देखिए, ठीक है, इससे बड़ा झूठ, फरेब। और देखिए आप देखिए ऐसा है शिरेन जी, इनको आरएसएस की शाखा से झूठ बोलने की शिक्षा मिलती है, तो इसमें मैं कुछ आपत्ति नहीं रखना चाहता हूं। अब ये कह रहे हैं हमने आरोप नहीं लगाया था 70,000 करोड़ का। अरे भैया 5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आरोप लगाया था एनसीपी के ऊपर। ये कब मैंने बोला? रुपया उसमें ये कब मैंने बोला? सिंचाई मैंने बोला 70,000 करोड़ की जांच चल रही है, मैंने आरोप लगाया था। झूठ में बोलिए अजय। अरे एक मिनट, 70,000 करोड़ की जांच चल रही है। सुनिए 70,000 करोड़ की जांच चल रही है। सुनिए अजय आलोक जी, झूठ मत बोलिए। 14 लाख करोड़ की जांच चल रही है। झूठे हैं, बेल पे है ना राहुल गांधी? सुनिए राहुल गांधी बेल पे है ना? 70,000 करोड़ रुपया राहुल गांधी बेल पे है कि नहीं? सुनिए ना, राहुल गांधी बेल पे है या नहीं? झूठे। सोनिया गांधी बेल पे है कि नहीं? क्या है तुम्हारे? अच्छा ठीक है, चलिए एक एक करके प्लीज, और भी मेहमान है मेरे साथ, जल्दी से सचिन जी जल्दी से खत्म कीजिए अपना। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 27 जून को प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था एनसीपी के ऊपर कि 70,000 करोड़ रुपए का गमन उन्होंने किया है। सभी घोटालों का नाम लिया था, सिंचाई घोटालों का। और मैं अजय आलोक जी को बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी की गठबंधन की सरकार थी जो 3 दिन में फडणवीस जी ने उनको क्लीन चिट दी थी। एमवीए ने नहीं दी थी, उन्होंने दी थी। और अभी जब ये 70,000 करोड़ रुपए गमन इन्होंने किया है, अगर वो सरकार तो 24 घंटे भी नहीं चली थी। क्या बात कर रहे हैं? अलग तकलीफ होती है। देखिए तकलीफ होती है, थोड़ा सा जानकारी पुख्ता करके आया कीजिए। उसके बाद मैं ये आरोप लगाना चाहता हूं, अब ये 70,000 करोड़ रुपए का कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है ये भी बताएं। वहां संगमा के ऊपर आरोप लगाते भ्रष्टाचार का, उनके साथ में गठबंधन करते हैं, तो ये कौन सी वॉशिंग मशीन लेके आए मोदी जी? और जब मोदी जी ने यह आश्वासन दिया था 2014 में कि मैं वॉशिंग मशीन लेके आऊंगा और सब भ्रष्टाचारी को मेरे पार्टी में लेके उनको धुलाई करूंगा, लेकिन अभी भले ही वो चटक कर दूसरी तरफ चले गए हो, कल तक तो आप ही लोगों के साथ थे ना। सवाल इसलिए भी उठता है। ठीक है, शक्ति यादव जी, शक्ति यादव जी के पास हमने आरोप नहीं किए थे ना। ठीक है सचिन जी, अब प्लीज अब मैं शक्ति यादव जी से सवाल कर लूं, फिर वो उसके बाद आपके पास आती हूँ। सच यहाँ पर देखिए शक्ति यादव, अब ये तो मुश्किल होगी आपके लिए, क्योंकि कल तक तो सिर्फ आप लोग एकजुट कर रहे थे, आप लोग जगह जगह मीटिंग कर रहे थे, भले ही उसका रिजल्ट अभी कुछ पुख्ता तौर पर सामने ना आया हो, पर अब तो एनडीए ने भी अपनी कवायदें शुरू कर दी हैं। हर कोई प्रयास करता है, हर गठबंधन प्रयास करता है, करनी भी चाहिए राजनीति के अंदर में। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारी जो विपक्षी दलों के जो गठबंधन में लोग हैं कौन भाग गए, किन पे आप सवाल खड़ा कर रहे हो? सारे दक्षिण भारत से सिमट गए, नॉर्थ ईस्ट में दूसरे के सहारे हो। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नैतिक सरकारी बनाई, बंगाल और बिहार में आप है नहीं, दिल्ली राजस्थान में पंजाब आपके हाथ से निकले हैं, बड़े कुनबे बनाने चले, बनाइए। लोकतंत्र में लोग बनाते हैं, पार्टियां चाहते ही है सशक्त होना, मजबूत होना। लेकिन 1% व्यक्ति के लिए देश की 40% संपत्ति बनाने के लिए तो नहीं है देश, ये बात सबको है। 2 व्यक्तियों के लिए भी देश नहीं है, यह भी बात सही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग गणिताचार्य को कभी कहीं बैठा लेते हैं, जिनकी निष्पक्षता भाव की पात्रता की एक बार पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वो उनकी भाव निष्पक्ष है या नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं अपनी अपनी पार्टियों के संदर्भ में अपनी बात रखने के लिए। हमने स्पष्ट तौर पे कहा कि भय का जो भाव देख रहे हैं चेहरे पर प्रधानमंत्री जी का, चाहे उत्तराखंड में गए हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में गए, साफ साफ दिखता है किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। और कल ही होकर के माला पहन लेते हैं जिन पर आप नेशनल करप्शन पार्टी कहते हैं, करप्ट पार्टी कहते हैं। मेघालय में जाकर के आप क्या कहते हैं, किनसे रिश्ते बना लेते हैं? अरे महबूबा तक से आपने रिश्ते बनाए, आपके पास आइडियोलॉजी क्या है? किसकी चर्चा करते हैं? अरे महंगाई बेरोजगारी की चर्चा तो कर लो एक बार, उसकी चर्चा करेंगे नहीं। 18 करोड़ की बात किया, 2 करोड़ के हिसाब से 18 लाख 9 साल में नहीं दिया। देश की प्रगति इतना ही है कि सिलेंडर की कीमत 1300 चली गई। क्या प्रगति है? देश आगे बढ़ रहा है, इससे आगे देश कहां तक जाएगा? वो तो आने वाला किसानों की आय दुगनी भी हो गई। देश बहुत आगे बढ़ा है, नो डाउट। इस सबको पता है, एक एक जनता जान रही है कि देश आज किस जगह पे खड़ी है, अर्थव्यवस्था कहां कहां पहुंची है। एक बताने की जरूरत नहीं है। आप जितना इस्तेमाल करना एजेंसियों का आप कर लीजिए, क्योंकि आपके अंदर सत्ता है और सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार ये देश का लोकतंत्र कभी स्वीकार नहीं किया है। लोकतंत्र के अंदर ताकत है जो सत्ता बनाती है। कल तक आप विपक्ष में होकर जिसके खिलाफ आप बातें करते थे, आज उन्हीं के साथ आप मजबूती से आगे बढ़ने की बातें करते हैं, फिर ये तो आप पर भी आरोप लागू होता है। ठीक है, धीरेन्द्र जी आइएगा। धीरेन्द्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, जस्ट सेकंड, आप कहकर मत निकल जाइए। ठीक है, बोलिए जल्दी से।
कह करके मत निकल जाइए। हम अपने नीतियों पे कायम हैं। कोई अगर घटक दल उधर भाई से तो आपकी भी तो समय के हिसाब से नीतियां बदल जाती है ना, फिर आगे बढ़ेगा, आपकी भी नीतियां समय के हिसाब से बदल जाती है। और आपने शुरुआत में ही कहा कि इसी को राजनीति कहते हैं, तो वही बात आप भी कर रहे हैं। मैं नहीं, राजनीति में नहीं, हम एक ऐसे दल है जिसने भारतीय जनता पार्टी को कभी फटकने नहीं दिया। हमारे दल का अतीत इस बात के प्रमाण है। जिनको अतीत की जानकारी नहीं है, 2-4 दिन के हैं, उनको भले ही ज्ञात होगा, लेकिन मेरी पार्टी के अतीत सामाजिक न्याय और सामाजिक सौहार्द, ये हम इन मुद्दों पर कभी हमने समझौता नहीं किया। लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, राष्ट्रवाद में रखते हैं। ये 4 दिन के लोग हमको नहीं बता सकते। चलिए, मैं धीरेन्द्र जी का रुख करूं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आपको, अजय आलोक जी, आपको यहां पर जरूर अपनी बात रखनी चाहिए। जो शक्ति यादव कह रहे हैं, शक्ति जी को याद दिला दे कि ये वैसे ही दल हैं, इनके नेता पहली बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही बने थे। ये भी तो याद होगा, अतीत की बात आपको भी याद रहती है अच्छे से। तो यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बीजेपी गलत है ना। अब आइए दूसरी जगह आगे। गलत क्या आपके कहने से गलत? 89 अच्छा 90 में किसके समर्थन से बने मुख्यमंत्री? आपने कांग्रेस समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। मंत्रिमंडल में साथ नहीं। अब आइए दूसरी बात, मंत्रिमंडल में कांग्रेस के खिलाफ नहीं खड़ा रहा, लालू यादव को समर्थन दिया, तब जाके मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद आपने हमारी पार्टी तोड़ दी। आपको मंत्रिमंडल उसके बाद इंदर सिंह नामधावरी को लेकर आपने हमारी पार्टी तोड़ी। मेरे गठबंधन के साथ नहीं थे और ना ही गठबंधन के साथ अब आगे सुनिए, चुनाव लड़ा था। अब आगे सुनिए, जानकारी नहीं है, आगे जान लीजिए, आगे सुनिए। अरे सुनिए, पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी है। बाद में इंदर सिंह नामधारी को बीजेपी से तोड़ के अपने पार्टी में ले लिया था। ये भी जानकारी दे रहा हूँ, नहीं जानकारी, ये भी जानकारी दे रहा हूँ। पार्टी में ले लिया, नामधारी को तोड़ के ले गए थे अपने पास, याद है ना? नहीं याद है? हमने आपको दल को नहीं मिलाया। अब आइए दूसरी बात, दल को फटकने नहीं दिया। अब दूसरी बात कहते हैं, अरे बौखलाइए मत, सुनिए, बौखलाइए मत, सुनिए। अब ये बताइए पहले बिहार की जनता, बौखलाहट आपको होगा, जनता दल यू अच्छा ठीक है, शक्ति यादव एक मिनट सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, सवाल आपने उठाया तो 1 मिनट सुन लीजिए। बौखलाहट से ही राजनीतिक रूप से आप आगे बढ़े हैं। जनता दल यू के साथ आपका गठबंधन कितने दिन चलेगा? क्योंकि आपके एमएलसी सुनील सिंह जो हैं, जो लालू जी के बहुत नजदीकी हैं, उनकी और अशोक चौधरी की जो तू मैं हो रही है शिक्षा मंत्री के सवाल पे, जो बिहार में माहौल बना हुआ है और मुख्यमंत्री साइलेंट हैं, तेजस्वी गायब हैं, तो ये गठबंधन आपका जदयू के साथ कब तक चलेगा? महागठबंधन का तो हमने यही कहानी देखी ना। महागठबंधन अनाउंस हुआ, मांझी जी भाग गए, पहली मीटिंग हुई, अरविंद केजरीवाल बीच में से भाग गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आए, बाहर निकले, आम आदमी के प्रवक्ता ने कांग्रेस में हंगामा बोल दिया, कांग्रेस ने बंगाल से अधीर रंजन चौधरी ने आप पे हंगामा बोल दिया, ममता पे हंगामा बोल दिया, उसके बाद अखिलेश उठे चले गए केसीआर से मिलने। महागठबंधन भैया, 15 में महागठबंधन केसीआर को बुलाया नहीं, अखिलेश लेके केसीआर से मिलने, 15 में भतीजा उधर, गठबंधन नाम रखेंगे चचा, जिनके नाम ले रहे हैं आपके महागठबंधन का नाम ले रहे हैं। महागठबंधन ये बताइए कि जो 17/18 को मीटिंग हो रही है बेंगलुरु में, तो सब साथ आ रहे हैं ना? शक्ति यादव जी, बेंगलुरु में सब साथ आ रहे हैं ना? कोई अब बहाना तो नहीं बनाएगा इधर उधर निकलने का? मैं तो आपको एक लाइन में शुरू में कहा सरीन जी कि जो लोग इन नीतियों के साथ हैं वो बेंगलुरु में दिखेंगे और सभी दल वहां मौजूद दिखाई पड़ेंगे। जिनको तारीख तय हो गई, से जरा सभी तारीख तय हो गई, दिखाई पड़ेंगे अधिनायक। और सुन लीजिए, तारीख तय हो गई, तारीख भी तय होगी और राजनीतिक डेथ वारंट पर दस्तखत भी होगा उसी दिन, जो आपके लिए होगा। तारीख भी तय नहीं है, 18 जुलाई तो खत्म। आप जो बोल रहे हैं, आप जो अरे हो जाएगा, हो जाएगा तारीख। आपने जो कहा जरा पता कर लीजिए। अब और भी मेहमान हैं, मैं धीरेन्द्र जी के पास जाती हूँ, वो कुछ कहना भी चाह रहे थे। ठीक है शक्ति यादव जी, एक सारे लोग थे कि नहीं 15 में एनडीए में? ठीक है शक्ति यादव जी, आप कह रहे हैं कि सब साथ आएंगे, वो तो हम देख लेंगे उस दिन कि आखिर जब वो फोटो, एक वो जो बहुत बड़ी फोटो होती है, उस तस्वीर में कौन कौन साथ और कितना आपसी जो मतभेद भुलाकर यहाँ साथ आता वो दिखाई देगा। ठीक है धीरेन्द्र जी, अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि चिराग ये तय करेंगे कि गठबंधन में शामिल होना है, एनडीए का हिस्सा बनना है या फिर नहीं। लेकिन इससे पहले तो एक सवाल यहाँ पर यह भी बन जाता है ना कि जो चाचा भतीजे की लड़ाई है, क्या सुलझ गई है या फिर कैसे सुलझेगी? देखिए, ये मैं उनका घरेलू प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं अपनी पार्टी की बात रख सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो यूपीए के दोस्त लोग बोल रहे हैं, जरा इन लोगों का इतिहास देखिए कि एक दूसरे के बारे में किस किस तरह की
और कितनी अभद्र टिप्पणियां की गई हो, चाहे ललन जी के लिए राजद के द्वारा क्या बोला गया, या इन लोगों ने उनके लिए क्या बोला, या और महागठबंधन के लोगों ने एक दूसरे के लिए क्या बोला। हमारे नेता का एक भी ऐसा बयान आप बताइए, या आदरणीय प्रधानमंत्री या अमित शाह जी का एक भी ऐसा बयान बताइए जो असम्मानजनक लगे। तो अगर हम लोग अगर कहीं 1% मान लिए कि एनडीए के हिस्सा हो भी जाते हैं, तो ये स्वाभाविक मेल होगा कि अस्वाभाविक गठबंधन होगा। मैं इन्हीं लोग मित्रों से पूछना चाहता हूं, अरे इसकी नीति की बात कर रहे हैं कि अब बेंगलुरु में होगी, बेंगलुरु में फिर एक आदमी निकलेंगे तो अगली तारीख बेंगलुरु में होगी। ये तो खो खो का खेल खेल रहे हैं ना, एक दूसरे के पीछे में रुमाल रखते हैं, फिर वो दौड़ता है, तब तक ये लोग बैठते हैं। इन लोगों का कितना बेमेल का गठबंधन है ये आप समझिए ना। इन लोगों की टिप्पणी जो है एक दूसरे के लिए, केवल उसको निकाल लीजिए तो सत्ता प्राप्ति का एक मात्र लक्ष्य इन लोगों का है, और वो भी किस लिए? भ्रष्टाचार के लिए। आप देखिए ना कि कितने लोगों के ऐसी पार्टियों के बड़े नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के केस में या तो बेल पर है, या सजा काट के आए हुए हैं, या जेल जाने वाले हैं। ऐसे लोगों का कुनबा है। तो देश में अगर स्वच्छ राजनीति देनी है तो निश्चित तौर पर एक स्वच्छ विचारधारा वाले जितनी भी पार्टियां हैं उनकी गठबंधन, उनका स्वाभाविक मेल तो होना ही है। अब हो सकता है कि उसके चलते इन लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है। चलिए, मैं चाह रही थी कि आप इस पर जवाब दें कि चाचा भतीजे का फिर क्या होगा, मतलब दोनों साथ में आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक सीट को लेकर दोनों दावेदारी भी कर रहे हैं, और फिर उसका क्या होगा। रामकृपाल जी, हमारे नेता ने, ठीक है, रामकृपाल जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। 1 मिनट 10 मिनट में आपकी बात, 10 सेकंड में आपकी बात कर रहा हूं। बोलिए बोलिए। कि 1 सेकंड की जो बात है सिरिन जी, कि हाजीपुर सीट से हमारे नेता ने कहा है कि मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। बाकी अगर दूसरे दल को किसको रहना है एनडीए में, किसको नहीं रहना है, भाजपा किनको रखना चाहती है नहीं रखना चाहती है, ये उनका विशेषाधिकार है। इस पर मैं कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है, रामकृपाल जी। जी सिरिन जी, देखिए, शक्ति बाबू कह रहे थे और कांग्रेस के लोग भी कह रहे थे, मैं कोई राय नहीं दे रहा हूं, मैं एक तथ्य रख रहा हूं। पिछली मीटिंग आप लोगों ने जो भी की थी पटना में, उसके बाद ये तय हुआ था कि अगली मीटिंग, क्योंकि पिछली मीटिंग में तो सिवाय एक फैसला हुआ कि अगली मीटिंग बैठेंगे। तो पिछली मीटिंग से आज तक में आप देखिए भगदड़ कहाँ मची है। मुख्य रूप से देखिए विपक्षी एकता में 4 स्टेट महत्वपूर्ण हैं, वो है बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके अलावा बताइए कौन सी किसके बैठक से, किसके मिलने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना, किसी जमाने में शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर के देश की राजनीति, आज वो दोनों अकेले बच गए हैं। पार्टी, चुनाव चिन्ह, विधायक सब बाहर हो गए हैं। बिहार में आपको क्या हुआ, जेडीएस, मांझी जी कब अलग हुए, आपके अलग होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार और शरद पवार माना जा रहा था कि ये 2 बड़े नेता हैं, यही तो नैया पार लगाएंगे विपक्ष की। आज क्या हालत है, शरद पवार जी अकेले पड़ गए हैं, अपना घर संभालें या देश संभालें। आपके नीतीश कुमार जी जो हालत है, देखिए अभी जो डेवलपमेंट हुए हैं। सवाल इस बात का है कि जो फैक्ट है वो फैक्ट तो आपके विपक्ष के विपरीत सारी चीजें जा रही हैं। अब 18 तारीख को क्या हो जाएगा, केजरीवाल अलग नाराज हैं क्या, वो क्या पंजाब और दिल्ली में समझौता हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में क्या समझौता होना है, किससे होना है, वहां बीजेपी, एसपी, बीएसपी, और क्या है वहां पे, तो कुछ भी नहीं होना है। तो जो 4 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो विपक्ष के लिए नेगेटिव डेवलपमेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ी छतरी के नीचे लोग जा रहे हैं, और अभी वहां तो पता ही नहीं है किसकी छतरी के नीचे इकट्ठा होना है। अभी तो ये तय होना है छतरी किसकी रहेगी, वो कांग्रेस की रहेगी या शरद पवार की। मतलब जैसे कह रहे हैं तो शरद पवार के पास बेचारी छतरी अपनी भी नहीं रह गई है, तो और इसी को लेकर पूरा कंफ्यूजन भी है। सर, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मुझे लगता है सचिन सावंत जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि छतरी खुलेगी, किसकी छतरी होगी और उसके नीचे आता कौन कौन है, क्योंकि अभी तो नाराजगी दूर करने का दौर चल रहा है। सचिन जी।
नहीं, मुझे तो आश्चर्य होता है रामकृपाल जी की बात सुन रहा था मैं। ये जो छतरी की बात कर रहे हैं, एनडीए की छतरी पकड़े हुए कौन है, तो वो मोदी जी पकड़े नहीं है, मोदी जी के साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिए। तो ये ईडी की जितने के ऊपर कार्रवाई हो रही थी, जैसे महाराष्ट्र की बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र बड़ा अहम सा ये स्टेट है, तो वहां की राजनीति को अगर आप देखें तो जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी वो अभी साथ में बैठे हैं। आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, जो एकनाथ शिंदे जी के ऊपर आरोप थे, उनके साथ में जितने भी लोग थे, प्रताप सरनाईक, जो भी एमएलए गए शिवसेना के, जो तोड़कर शिवसेना पार्टी का छोड़कर चले गए, वो सब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के आरोपों में ग्रस्त थे। और अभी जो एनसीपी के लोग चले गए हैं उनके ऊपर भी आरोप थे, और भारतीय जनता पार्टी के किरीट सोमैया हो, ये सभी लोगों ने लगाए थे। यही तो देवेंद्र फडणवीस जी थे जो अजित पवार के ऊपर कह रहे थे कि वो अभी जब अगर आएंगे, सत्ता में आएंगे तो चक्की पीसने जाएंगे, चक्की पीसिंग करें, मतलब पूरे भाषण में कह रहे थे। तो ये सचिन जी, चलिए इसका जवाब तो मैं अजय आलोक से ले लूंगी। आपने जो बात कही है इससे पहले भी आपका जो जवाब था इससे मिलता जुलता ही था, लेकिन मेरा ये कहना था, और रामकृपाल जी भी वही कह रहे थे कि अभी तो आप लोग इकट्ठे आ भी नहीं पाए हैं ना, क्योंकि आप लोगों की तो लड़ाई ही नहीं खत्म हो रही, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हो, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ हो। ये कैसे दूर करेंगे, इस पर बात करिए ना। ये इससे 10 सेकंड में लूंगा। देखिए, विपक्ष की एकता को जारी या दिखाने के लिए, मतलब जो परिस्थितियां शुरू हुई हैं, एक साझा समन्वय साधने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो उसी के साथ में इनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई है। और इसी वजह से एक शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ने के प्रयास शुरू हुए, शिवसेना को तोड़ने के प्रयास शुरू हुए, वहां कोशिश कर रहे हैं, यहां वहां। अब उनको जो याद आ गई इनकी भतीजे की रामविलास पासवान जी के बेटे की, तो उसी वजह से आई है कि सत्ता जा रही है अभी। या फिर सिर्फ वही बोल रहे हैं जो आपको बोलना है। अभी भी आपने नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल इस बार भी तो नहीं चले जाएंगे, उन पर आपने कुछ भी नहीं कहा। पश्चिम बंगाल में भी कल ही मैं सुन रही थी जो कुछ वहां पर पंचायत चुनावों के दौरान हुआ, अधीर रंजन चौधरी ने सीधे सीधे ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर दिया। तो राज्यों में अलग अलग बयान आ रहे हैं और एक जगह मीटिंग में आप इकट्ठे होकर फिर कहते हैं कि हम साथ हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अभी प्रक्रिया शुरू है। भविष्य में जो भी भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हमारे साथ आएगा, हम साथ में मिलकर लेके चलेंगे। यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था, ये राहुल गांधी जी ने कहा था। ठीक है, अजय आलोक जी। शिरीन जी, अजीब बात है, जब चुनाव हारेंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, लेकिन चुनाव जीतने पे लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। इनकी लोकतंत्र की बड़ी सेलेक्टेड डेफिनेशन है। जरा सचिन जी से ये भी पूछ लीजिए कांग्रेस पार्टी से कि राहुल गांधी जो बेल पे चल रहे हैं अभी नेशनल हेराल्ड केस में, और सोनिया गांधी, कल को अगर कोर्ट ने सजा दे दी तो क्या मोदी जी ने सजा दिलवाई कि कोर्ट ने सजा दिया? अभी अयोग्य ठहरा दिए गए सांसद के लिए और गुजरात हाईकोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो ये मोदी जी ने किया था या कोर्ट ने किया? जरा संविधान जानते हैं तो इतना जरूर बताएंगे आप। हद हाल है भाई, कोर्ट सजा कैसे देता है? सबूतों के आधार पे। सबूत कौन लाती है? एजेंसियां। आपके खिलाफ साक्ष्य हैं करप्शन के, तो आप फंसेंगे ही, जेल जाएंगे ही। उसमें ईडी का रोल क्या है? ईडी सीबीआई आप ही लोगों ने बनाया था ना, नेहरू जी ने बनाया था। क्यों बनाया था? कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी को पकड़ा जाए। पहला घोटाला हुआ एलआईसी घोटाला, किसने जाहिर किया था? राहुल गांधी के दादाजी ने, फिरोज गांधी ने जाहिर किया था पार्लियामेंट में। नेहरू जी को अपने मंत्री को हटाना पड़ा था। पवित्र क्यों हो जाते हैं? याद आया? नहीं, याद दिला रहा हूं आपको याद दिला रहा हूं। परिवार में जब भ्रष्टाचार आता है तो जांच एजेंसियां जिस समय पर होती है उसको लेकर भी सवाल उठता है। और ये जो वॉशिंग मशीन की बात कही जाती है ना कहीं इस पर भी सवाल उठता है। ठीक है, मुझे वाइंड अप करना है। एक कमेंट यहाँ पर रामकृपाल जी से मुझे लेना है। रामकृपाल जी, चिराग जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो उनको तय करना है। थोड़े हो सकता है कि शायद 1-2 दिन में ये चीजें साफ भी हो जाएं, लेकिन चिराग का एनडीए में जाना कितना जरूरी है या कितना प्रभाव डालेगा आने वाले समय में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं ये तो ज्यादा भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन जो लोकसभा के जो रिजल्ट आते हैं, अभी तो बिहार में पहले लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद बिहार का चुनाव आएगा। हमेशा लोकसभा में ये रहता है कि आप सेंटर के लिए चुनते हैं, और आप देखिए बिहार का जो ट्रेंड रहा है, जीतन राम मांझी और ये चिराग पासवान की पार्टी, अगर ये दोनों आते हैं तो निश्चित तौर पर एडवांटेज बीजेपी को रहेगी। जिसको कि आप कहिए कि महादलित या दलित तबका जो भी है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि इन दोनों के पास बिल्कुल कुछ नहीं है। रही बात एलजेपी की अंदरूनी फाइट की, देखिए मैं कह रहा हूं कि जब चिराग पासवान शुरू से रहे, और चिराग पासवान तो ऑलरेडी मोदी के साथ खड़े हैं, वो उनको और कोई आश्चर्यजनक फैसला नहीं होने वाला है। ठीक है सर, कि वो विपक्ष की तरफ जाएंगे।
ऑब्वियस है, ये सब एनडीए की तरफ है। फॉर्मल 18 तारीख को ये पता चल जाएगा, तो इसमें एडवांटेज बीजेपी है निश्चित तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।